प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि हम एमए उत्तरार्ध के थर्ड प्रश्न पत्र के विकल्प के रूप में हमारे पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस में निर्धारित कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के अंतर्गत महाकवि कालिदास का इस समय अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पूर्व कालांश में हमने महाकवि कालिदास की काव्य कला के अंतर्गत जिन पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जिन पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है या जिन पक्षों को लेकर किसी भी कवि की काव्य कला की चर्चा परिचर्चा की जाती है, उसके अंतर्गत हमने भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार आदि पक्षों को लेकर प्रकाश डाला, चर्चा परिचर्चा की। और इसके साथ ही महाकवि कालिदास की रचनाओं में जो उन्होंने प्रकृति का एक आकर्षित करने वाला, मन को आह्लादित करने वाला, ये पाठक के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला अथवा खींचने वाला जो वर्णन किया है, तो ऐसे उसे प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में अर्थात प्रकृति का जो एक चित्त को आह्लादित करने वाला, प्रशंसित करने वाला वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, उस पर प्रकाश डाला था। आपको यह भी बताया जा चुका है कि यह जो आपका प्रश्न पत्र है, यह 2 भागों में विभाजित है, जिसके अंतर्गत आपका व्याख्या हेतु और दूसरा भाग समालोचना हेतु, अर्थात आपका पूरा प्रश्न पत्र, संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है व्याख्या हेतु और समालोचना हेतु इन 2 रूपों में विभाजित किया गया है। व्याख्या हेतु 60 अंक नंबर जो हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, और समालोचना हेतु जो आपका एक इसके अंतर्गत दूसरा जो भाग है, इसके लिए पाठ्यक्रम में 40 नंबर अंक निर्धारित किए गए हैं। व्याख्या के अंतर्गत आपके जैसे उनकी जो रचनाएं हैं, 2 महाकाव्य आपके और 3 नाटक और 2 खंडकाव्य ये निर्धारित हैं। और समालोचना हेतु जो 40 अंक निर्धारित किए गए हैं, इनमें महाकवि कालिदास के स्थितिकाल, उनका जीवन वृत्त और उनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की संख्या को लेकर 15 अंक का क्वेश्चन प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तव्य है। और उनकी काव्य कला, नाटक कला एवं रचना सौंदर्य, इन तीनों विषयों को लेकर, इन तीनों बिंदुओं को लेकर, तीनों पक्षों को लेकर अपने आप में जो 25 अंक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह से आपका पूरा जो प्रश्न पत्र है 100 अंकों में विभाजित किया गया है। और इसलिए अभी तक हम आपके जो 40 अंक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, जिसमें समालोचना हेतु इस जो है भाग में जो 40 नंबर हैं, और जिनमें आपके उनकी स्थितिकाल, उनका जीवन वृत्त, उनकी रचनाओं की संख्या, उनकी जो रचनाएं हैं, उनका सामान्य परिचय, उनकी काव्य कला को लेकर जो विभिन्न पक्ष हैं, उन पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। उनकी नाटक कला को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस कालांश के अंतर्गत रचना सौंदर्य, जो उनका एक पक्ष समालोचना के अंतर्गत बचा हुआ है, इसको लेकर प्रकाश डालेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि महाकवि कालिदास ने अपनी जो रचनाएं, अपने ग्रंथ हैं, उनमें
रचना जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को लेकर जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी भावनाएं इस तरह से उन्होंने अभिव्यक्त की है, अपनी भावनाओं को जिस रूप में उन्होंने व्यक्त किया है, वह इस रूप में हमें देखने को उनकी रचनाओं में, जब हम उनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं तो इस रूप में देखने को मिलता है। विश्व के सभी साहित्यों में प्रेम और सौंदर्य कवियों का प्रिय विषय रहा है, फिर भी कालिदास इससे कैसे अछूते रहते। कालिदास ने जिस सौंदर्य का वर्णन किया है वह केवल हृदयग्राही ही नहीं है, अपितु मन को सर्वात्मना रस प्लावित कर उसमें निमग्न कर देने वाला है। सौंदर्य की जो परिभाषाएं हैं, उस परिभाषा को आचार्यों ने इस प्रकार बतलाया है, अर्थात सौंदर्य की परिभाषा आचार्यों ने इस प्रकार की है। अंग प्रत्यंग का नाम यह सन्निवेशो यथोचितम सुश्लिष्ट संधिबंधो ये तत् सौंदर्यम इति रीयते। अन्यत्र इसकी परिभाषा कवि ने इस प्रकार की है। क्षणे क्षणे जन्मताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, अर्थात सौंदर्य वह है जो प्रतिक्षण बदलता रहे। एक ही प्रकार के स्थिर सौंदर्य में प्रेमियों का मन कभी नहीं रम सकता, इसलिए उसको अपनी प्रेमिका में प्रतिक्षण बदला हुआ सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। कालिदास भी इसी प्रकार के सौंदर्य के उपासक हैं। उनका सौंदर्य बाह्य आकृति तक ही सीमित न होकर आंतरिक गुणों के द्वारा अनुभव करने की वस्तु है। कवि के सौंदर्य वर्णनों में यह क्षमता है कि उसको पढ़ने वाला निमग्न हो जाए, जिसके वर्णन के लिए कवि ने व्यंजना का सहारा लिया है। सौंदर्य के साथ प्रेम का मिश्रण है, क्योंकि सौंदर्य की परिणति प्रेम में ही होती है। इसको स्पष्ट करते हुए कवि लिखता है, प्रियसु सौभाग्य फला ही चारुता। कुमार संभवम नामक उनका जो महाकाव्य है, उसके पंचम सर्ग में इस रूप में सौंदर्य को जो है स्पष्ट करते हुए कवि ने लिखा है, यह प्रेम जैसा भी हो एक कारण नहीं होता, उसके पीछे पूर्व जन्म के कर्म विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म के कर्म जो हैं विद्यमान रहते हैं। इस तथ्य की ओर कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में भी संकेत किया है। कालिदास के काव्यों में हमें सौंदर्य के अनेक रूपों में दर्शन मिलते हैं। कालिदास ने विश्व की विविध वस्तुओं में सौंदर्य के दर्शन किए हैं। नदियों की तरंगों ने, लताओं के नर्तन ने, हिरणों की छलांगों ने, पक्षियों के कलरव ने, वृक्षों के प्रस्फुटन ने और पर्वतों के लुभावने दृश्यों ने कवि को अपनी ओर आकृष्ट किया है। भावनात्मक सौंदर्य के वर्णन में कवि को अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिसका अनुभव कालिदास की अंतरात्मा ने किया और प्रकृति के माध्यम से अनुभूति को कवि ने व्यक्त किया है। स्वर्णिम तंतुओं के जाल में उनके सौंदर्य को बांधकर एक सर्वथा अलौकिक सौंदर्य की सृष्टि की है। अपने कुमार संभवम नामक महाकाव्य में पार्वती के स्मृति का वर्णन करते हुए कवि कहता है, पुष्प प्रवालो उपहितम यदि श्यान मुक्ता फलम वा स्फुट विद्रुम स्थम ततो अनुकुर्यात विशदस्य तस्या ताम्र औष्ठ परिस्तरुच स्मितस्य। कालिदास रचना अर्थात कालिदास जो हैं वो सौंदर्य के चतुर चितेरे हैं। वे जब किसी के सौंदर्य की अभिव्यक्ति करते हैं तो बाह्य उपादानों की आवश्यकता नहीं समझते। यही कारण है कि वे जिस शकुंतला के सौंदर्य को प्रस्तुत करने के लिए उद्यत हुए हैं वह उनके लिए सृष्टुर आद्य सृष्टि हैं। उसने अपनी संकेतमय शैली में सब कुछ कह दिया है। कवि इससे अधिक कह भी क्या सकता था। इसी अनुभूति की अभिव्यक्ति दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य वर्णन में इस प्रकार करते हैं, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु। अर्थात और भी
स्त्री रत्न सृष्टि रपरा प्रतिभाति सामे धातुर विभुत्वम अनुचिंते वपुष्य तस्या अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के अंतर्गत उन्होंने इस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं। सौंदर्य के संबंध में कालिदास की एक अन्य मान्यता है कि जब तक सौंदर्य त्याग और तपस्या की अग्नि में तपकर निखर नहीं उठता तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे अग्नि में तपकर सोना चमकता है, वैसे तपस्या की अग्नि में तपकर सौंदर्य कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि सौंदर्य पाप वृत्ति की ओर उन्मुख होने वाला होता है। उसकी तो मान्यता है कि यदि उच्यते पार्वती पाप वृत्ति न रूपम इति व्यभिचारी तद्वचय कुमार शंभु नामक महाकाव्य के पंचम सर्ग में इस तरह से उन्होंने अपनी मान्यता को इस रूप में हमारे सामने रखा है। और इस तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला का सौंदर्य तो सर्व अतिशायी है और रघुवंश की इंदुमती विधाता की रचना का उत्कर्ष है। मेघदूत की यक्षिणी विधाता की युवती विषयक आद्या सृष्टि है। वह शरीरी भी है, श्यामा भी है और न जाने कैसी कैसी है। स्वयं महाकवि कालिदास के मुख से ही हम सुन सकते हैं कि उन्होंने मेघदूत नामक उनका जो खंड काव्य है उसके उत्तर मेघ में इस तरह से लिखा है। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पको बिंब अद्रोष्टि मध्य क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ना भी। इस रूप में उन्होंने यक्षिणी विधाता की युति विषयक आद्य सृष्टि है, वह शरीरी भी है और श्यामा भी है और न जाने कैसी कैसी है, जो कि उन्होंने स्वयं अपने मुख से उसका वर्णन किया है। कालिदास ने स्त्री सौंदर्य के वर्णन में अपने उपमान प्राय प्रकृति से लिए हैं। शकुंतला इकार्य बदन की है। कालिदास के अनुसार प्रकृति में जो सौंदर्य या रमणीयता फैली हुई है, मानवीय लावण्य उसी का अंगभूत है। उनकी दृष्टि में शकुंतला लता के समान है। तभी तो प्रियंवदा उससे आग्रह करती है कि अत्रैव तावन मुहूर्त तिष्ठ यावत्ते उपगत्या लता सनाथ इवायम केसर वृक्षक प्रतिभाति। और प्रियंवदा के इस कथन की पुष्टि दुष्यंत इन शब्दों में करता है। अधर किसले राग कोमल विट्व अनुकारण बाहु कुसुमम युलोभनियम यौनम अंगेशु सन्निधम। कालिदास के सौंदर्य का एक दृश्य और भी अभिज्ञान शाकुंतलम में हमें देखने को मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 6 अंक में उन्होंने इस तरह से सौंदर्य के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि शाखा लंबित पलकलस्य से तरो निर्मातुम इच्छा में अधय श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वाम नयनम कंडूयमानाम मृगिम। जिसकी शाखाओं पर वलकल वस्त्र लटके हुए हैं, ऐसे वृक्षों के नीचे कृष्ण सार नामक मृग के सींग पर बाईं आँख को खुजलाते हुए हरिणी को दुष्यंत चित्रित करना चाहता है। यहाँ हरिण और हरिणी के प्रेम को चित्रित करना चाहता है, जो सौंदर्य की अंतिम परिणति है। तो इस तरह से महाकवि कालिदास के रचनाओं के अंतर्गत उन्होंने जिस तरह से सौंदर्य को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास का सौंदर्य का वर्णन अपूर्व है और उसके वर्णन में कवि ने अपनी निजी प्रतिभा का परिचय दिया है और चेतन अचेतन प्रकृति मानव समस्त चराचर में सर्वत्र ही उनकी दृष्टि प्रेम और सौंदर्य पर केंद्रित रही है। तो इस तरह से आज हमने इस कालांश के अंतर्गत महाकवि कालिदास की रचनाओं में जो सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है, जो सौंदर्य का एक हृदयग्राही चित्र तो उन्होंने खींचा है, जो निसंदेह ही मन को आह्लादित करने वाला है, निसंदेह ही जो पाठक हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने वाला है।